नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सी टेट पर्यावरण ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लाइव क्लास के साथ बाय जयसवाल सर। इस क्लास में हम ईवीएस के एनसीईआरटी के 30 प्रश्न करने वाले हैं और ये 30 प्रश्न अभी तक जितने भी सी टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखकर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सी टेट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 30 के 30 प्रश्न जो है आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले प्रश्न की बात करेंगे। 30 प्रश्न जो 2021 के पेपर में 2022 में जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर हुई उस लेवल के प्रश्न को तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट। आइए जानते हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बच्चे का निजी विवरण, मुझे नहीं लगता कि बच्चे का निजी विवरण पृष्ठकोण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास होगा। ये कम उपयुक्त मुझे लग रहा है पहले ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए, ये भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होगा, वह होगा बच्चे के निजी विवरण, क्योंकि बच्चे का निजी विवरण दे दिया गया तो कहीं ना कहीं कम उपयुक्त की बात करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। क्या वह वर्गीकरण एवं चर्चा है, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग? तो क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से जिस प्रक्रमण कौशल का आकलन होता है वह हमारा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा जो है संबोधित करती है। क्या संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के उपयोग। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण जिन मुद्दों पर संबोधित करती है वह मुद्दा विज्ञान सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। यानी कक्षा 5 में A और B दो ग्रुप में बटे हुए हैं। कक्षा 5A ग्रुप के शिक्षक क्या सवाल देते हैं? पेड़ों के 5 लाभ बताइए, पेड़ों से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। कक्षा 5B ग्रुप के शिक्षक सवाल देते हैं क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न होगा। तो ये सवालों की प्रकृति कैसी है? पहला है बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। दूसरा ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी बंद अंत वाला अपसारी है। देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक चीज नोट कर देता हूं, बता देता हूं। ये जान लीजिए कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ये जो हो जाता है हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाता है, अभिसारी हो जाता है।
और क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न होगा? तो बंद अंत वाला अपसारी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मुक्त अंत वाला अभिसारी हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? बंद अंत वाला अपसारी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 लाभ यहाँ पे निश्चित दिए गए हैं। अभिसारी होगा, निश्चित है, तो मुक्त अंत वाला हो गया। और यहाँ पे अनिश्चित है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई न पेड़ हो, तो बंद अंत वाला यहाँ पे अपसारी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? जी हाँ साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों में आकलन के बारे में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है वह कथन हमारा कौन सा होगा? नीचे कूट दिया गया है ए बी सी, केवल डी, ए बी या सी डी, सभी बताइए। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में जो कथन सत्य है कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो, इसलिए मौखिक परीक्षाएं होना। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इन्हें आनंद आता है, ये भी बात सही है। बच्चों में ड्राइंग बना के देना, ये इसमें बच्चे का आनंद भी आता है, ये भी हमारा सही हो जाता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही हो जाता है। किसी को न रोके नीत को ध्यान रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये नेगेटिव हमारा, यानी कि ए बी सी ये तीनों कथन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में दिए गए हैं। तो तीनों कथन किस ऑप्शन में दिए गए हैं? देखेंगे पहला ऑप्शन ए बी सी तीनों दिया गया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे कूट वाला सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कक्षा की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है, दिखाती कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से निचोड़ती है, जोर से, जिसे हम कपड़े को धोने के बाद निचोड़ते हैं, जिसका पानी नीचे पूरी तरह से अलग हो जाए, और फिर से पानी में से डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? इसी प्रकार के सीटेट टीवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन और मापन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि एल्युमिनियम की फाइल को डालना पानी में, फिर उसको ऊपर निकालना, ऊपर क्या तैरता है, फिर फाइल को मरोड़ कर जोर से निचोड़ती हैं, फिर पानी में डालती हैं, शिक्षार्थियों को दिखाती कि वह डूबता है। तो ये जो सारी चीज़ें करना, यह प्रक्रमण जिस कौशल का प्रयोग हो जाएगा वह हो जाएगा परिकल्पना का। किसका हो जाएगा? परिकल्पना का हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय किसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं? देखिए दोस्तों, अवलोकनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में यह आपका वांछनीय अभ्यास है। बच्चे की अस्मिता अर्थात व्यक्तित्व का पोषण करने में यह भी आपका वांछनीय अभ्यास है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, यह भी आपका वांछनीय अभ्यास है। लेकिन जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में, इसके सिवाय आपके ये तीनों वांछनीय अभ्यास हो जाते हैं। तो किसके सिवाय? ऑप्शन नंबर सी के सिवाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जो है इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सभी कमेंट करके बताइए। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह गतिविधि आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे के अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, या हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की समूह चर्चा के लिए समूह बनाना।
तो महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो इनमें से जो एक गतिविधि उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेरित करना। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक डाउट, प्रत्येक फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उसको उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है। सही विकल्प आपके नीचे दिया गया कौन सा सही हो जाए? देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जो चित्रकला शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा भी देता है, ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, क्योंकि उसके प्रति वे प्रेरित होते हैं। और यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, तो अनुशासन को बढ़ाना ये निगेटिव आपका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में चित्रकला शिल्पकला के समूह को देखते हुए हमारा ABC तीनों कथन हो जाएगा। ABC देखिए किस में दिया गया है, देखेंगे आपके थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? जी हाँ, इनमें से एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त जो तरीका हो जाता है वह हस्तपरक गतिविधि होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक या कहानी एवं कविताओं की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास, बालक बालिकाओं के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के जो स्रोत हो सकते हैं वे परिवार एवं समुदाय। पहला ही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो देखेंगे पहला केवल ए वाला हमारा ऑप्शन सही के साथ साथ इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों की भी बात की जाती है, शिक्षक की भी बात की जाती है, कहानी कविताएं। तो ये ABCD चारों स्रोत जो है हमारे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के अनेक प्रकरणों में वैकल्पिक धारणाएं शामिल हैं। तो चारों ऑप्शंस किस ऑप्शन में दिए गए हैं? देखिए कि सेकंड में ABCD वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चारों अवधारणाएं वैकल्पिक अवधारणाएं हैं जो आपके प्राथमिक कक्षाओं में बालक बालिकाओं के पास अनेक प्रकरणों के वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। तो ये स्रोत की बात कर रहे हैं कि वैकल्पिक अवधारणाओं के क्या स्रोत हो सकते हैं, तो परिवार समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी हो सकता है, कहानी और कविताएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस जार को जो नमी है वो पूर्णतः हट जाए, नमी जो है दूर हो जाए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उस जार को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नमी से जो है अचार जो है खराब हो सकता है। अगला, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का इसके कारण क्या हो सकते हैं? सभी बताइए। पेड़ हो, कुएं तथा उसके आसपास की स्थानीय मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे 15-20 साल पहले कुएं में पानी था लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। पानी सूखने का इसका कारण क्या हो सकता है कि पेड़ तथा कुएं, उनके आसपास की स्थानीय मिट्टी है, अब उनको सीमेंट से ढक दिया गया है, फर्श कर दिया गया है, और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये अभी देखते हैं, दोनों कथन जो है हमारे इसके कारण दिए गए हैं। तो ए और बी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी यहाँ पे नोट करते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला क्यों भैंस पर बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता? तो हम सभी लोग जानते हैं जड़ का कार्य होता है ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। लेकिन भोजन का भंडारण या संचित करना यह आपके पौधे के जड़ का कार्य नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया कि कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो देखा जाए हमारा कथन सही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भार प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं। 130 किलोग्राम तक भार का उसने वजन उठाया है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ACD ये हमारे कर्णम मलेश्वरी के कथन पे विचार दिए गए हैं। तो ACD हमारा कथन सही दिया गया है। यहाँ पे जो हमारे देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। बाकी बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। लगभग 15 प्रश्न कर चुके हैं और 15 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की प्रारंभिक अवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। नीचे आपके कोटने का आपका दिया गया कौन कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से जो संबंधित कथन हमारा सही होगा कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। यहाँ पे देखेंगे A, B जो C हमारे तीनों कथन दिए गए हैं इस सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी से हमारे संबंधित हो जाते हैं। इसलिए देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि A, B और C हमारे कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला की वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार पर? राज्यों से एक प्रश्न जरूर आएगा। एक पारंपरिक स्थान या कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक जो स्थान राज्य में पाया जाता है वह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है और प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से? तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती समीप में केरल आता है, कर्नाटक आता है और आंध्र प्रदेश आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु की से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वह सभी लोग जानते हैं बाघ। जी हाँ, बाघ की सुनने की इतनी तीक्ष्ण शक्ति होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर जा सकता है। तो बाघ की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वते पर हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट? तो कोई व्यक्ति जब अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है उनमें जो सुरंगें पड़ती हैं वह हमारी पश्चिमी घाट के पर्वतों की सुरंगें हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग खालिस्तान किसके लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो हम भारत के लोग जो है आपके अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहर पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अब नीचे कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि तेल जो होता है
ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बर्रैया, चींटी, दीमक, ये तीनों देखेंगे एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में अक्सर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। लेकिन मकड़ी एक अकेला रहती है, अकेली अपनी जाल का निर्माण करती है। तो कौन ग्रुप में एक साथ नहीं रहता? मकड़ी जो है एक साथ नहीं रहती, अकेली रहती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। और मकान की छत कैसे होती है? ढालू होती है। तो इस गांव पर भारी वर्षा भी होती है। तो गांव किस राज्य का हो सकता है? तो यह गांव सभी लोग जानते हैं असम राज्य का हो सकता है, क्योंकि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। असम राज्य पर छतें ढालू होती हैं और वर्षा भी दी गई है, तो असम राज्य पर भारी वर्षा होती है। और उनके जो मकान होते हैं मजबूत खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम असम राज्य से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड की बात करेंगे। तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा हो जाती है? आपके ये झारखंड के लोगों की भाषा हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से जो एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है वह क्या है आपकी? सभी लोग बताइए। वो आप सभी लोग जानते हैं विषय वस्तु को जो महत्वपूर्ण थीम है वह है भोजन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह कह सकते हैं कि यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार में सम्मिलित करने में मदद कर सकता है। यह कह सकते हैं यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में जो हमारा तर्क सबसे अधिक सशक्त है वह यह है कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण होगा? देखिए, सबसे अधिक जो उपयुक्त कारण होता है वह होता है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानी अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती है और कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। लेकिन कहानी जो है कक्षा प्रबंधन में सहायता करती, कहीं ना कहीं सबसे कम उपयुक्त हमारा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके तभी हल हो सकते हैं जो आने वाले प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करेंगे। आपके पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का अनुभव होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीटेट में इसी टाइप सेम टू सेम आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होता है? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका चाहिए, या बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में क्या हो सकता है? परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो रट कर कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं निगेटिव माना जाता है, लेकिन बच्चे को प्रश्न करने और खोज का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को मौका देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जाती है। कहीं ना केवल शब्द जो है कहीं ना कहीं है, हमें ऑप्शन नंबर सी बेस्ट लग रहा है
कि प्रवर्तन के पाठ्य पुस्तक विषय में बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका होना चाहिए। तो केवल जो सी ऑप्शन दिया गया है हमारे अकॉर्डिंग सही होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक में बता सकते हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर आपने उस प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड किया है तो आप लोग अवश्य बता देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथ ही साथ टॉप 30 में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपका फीडबैक क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। बाकी जो भी आपके बाद में आए हैं इस लाइव क्लास में, तो इस लाइव क्लास एंड होने के बाद फिर से आप वीडियो देख लीजिए, सारे प्रश्नों को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि सारे ये संभावित प्रश्न हैं और आने वाले जो प्रश्न ये भी संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो मैं आपके साथ जसपाल सर मिलता हूँ आपकी अगली मॉर्निंग 11:30 में 11:30 बजे हमारी क्लास होगी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।